हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे एमसीक्यू सीरीज के अंदर ही नेक्स्ट पार्ट, जो हमने लास्ट टाइम एक वीडियो पोस्ट किया था जिसके अंदर मैंने आपको कॉमर्स के यूनिट 4 का एक टॉपिक था डिविडेंड डिसीजंस। उसके अंदर हमने 1 to 21 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 22 ऑनवर्ड्स हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें आज के लिए क्या रहेगा। ये कह रहा है साहब कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी, यानी ये कंपनी पॉलिसी फॉलो कर रही है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, इसको हम क्या नाम देंगे। तो यहां एक चीज समझे आप, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर का मतलब क्या है। आई सेड कंपनी कहती है साहब हम 5 रुपीज पर शेयर डिविडेंड पे करेंगे, तो इस पॉलिसी का नाम क्या होगा आप समझे। इंक्रीजिंग बट नेचुरल है, नहीं हो सकता। डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। जो एक ऑप्शन इसमें आपको दिखेगा दैट इज स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, जो भी इसका आंसर नहीं है। स्टेबिलिटी का मतलब ये कभी नहीं होता कि पर शेयर डिविडेंड आप फिक्स कर दें। पहली बात तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि मार्केट बड़ी अनसर्टेन है। नेक्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट आएगा हम पहले से एस्टिमेट नहीं कर सकते इतनी एक्यूरेसी के साथ। बट स्टिल स्टेबिलिटी डज नॉट मीन कांस्टेंट पर शेयर डिविडेंड कांस्टेंट करना स्टेबिलिटी नहीं होता। स्टेबिलिटी सिर्फ ये होता है कि आने वाले टाइम में आपके डिविडेंड के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव। क्लियर। चलिए 23rd, Which of the following is not a type of a dividend payment? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये पूछा है इनमें से कौन सा डिविडेंड का टाइप नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें आप, पहला दे रखा है आपको बोनस इशू। बोनस इशू क्लियर कट इट्स ए टाइप ऑफ द डिविडेंड। रीजन बीइंग, अगर एक कंपनी के पास कैश क्राइसिस चल रहा है, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना तो चाहती है पर उसके पास कैश नहीं है, तो वो क्या करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है, उसको बोलते हैं बोनस। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आप सबको पता होगा। बोनस इश्यू में कंपनी कोई भी कैश जनरेट नहीं करती, तो ये एक डिविडेंड का एग्जांपल अच्छा हो सकता है। बट हमारा क्वेश्चन पूछा है क्या, नॉट ए टाइप ऑफ, यानी हमारा आंसर बोनस इश्यू तो नहीं हो सकता। सेकेंड वन इज कॉल्ड स्क्रिप डिविडेंड। स्क्रिप डिविडेंड भी एक डिविडेंड का टाइप है जिसके अंदर एक तरह से हम एक प्रॉमिसरी नोट इशू करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है कंपनी के पास, तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को फ्यूचर में पे करने के लिए एक कमिटमेंट कर रही है जिसको हम बोलते हैं स्क्रिप डिविडेंड। तो ये भी डिविडेंड पेमेंट का ही पार्ट है। थर्ड, एक ऑप्शन आता है शेयर स्प्लिट। शेयर स्प्लिट में क्या होता है, कंपनी अपने शेयर के टुकड़े कर देती है, यानी एक फेस वैल्यू मान लीजिए 100 रुपीज है, अब उन्होंने कर दिया 10 रुपीज, तो 10 पार्ट्स। तो स्प्लिट करना डिविडेंड बांटना नहीं होता, तो राइट आंसर विल बी स्प्लिट। नाउ लास्ट ऑप्शन एक और आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी डिविडेंड, जो इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी डिविडेंड भी डिविडेंड का ही पार्ट होता है, जिसके अंदर कंपनी जिस आइटम में डील करती है, या आप ये कह लो जरूरी नहीं है कि आप अपना प्रोडक्ट ही दें, कुछ भी ऐसा अपने शेयर होल्डर को इन टर्म्स ऑफ काइंड, कैश में डिविडेंड ना पे करके काइंड में डिविडेंड पे कर दिया, वस्तु के रूप में पे कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि इन चारों में से कौन सा डिविडेंड का टाइप नहीं होता, तो हमारा आंसर रहेगा शेयर स्प्लिट। या आपसे पूछे डिविडेंड के कितने टाइप हो सकते हैं एग्जाम में, इस क्वेश्चन को घुमाकर, तो आप कह सकते हो साहब बोनस इशू भी होता है, स्क्रिप डिविडेंड भी होता है और प्रॉपर्टी डिविडेंड भी होता है। ठीक है, चलिए 24th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एक, Which of the following is an element of the dividend policy? इनमें से कौन सा डिविडेंड पॉलिसी का एलिमेंट है। आप देखो, प्रोडक्शन कैपेसिटी नो, डिविडेंड से कोई कंसर्न नहीं है। चेंज इन मैनेजमेंट ये भी नहीं हो सकता। डेट सर्विस कैपेसिटी ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से आप समझेंगे। इंफॉर्मेशनल कंटेंट कहता क्या है,
कि अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो एक मैसेज कन्वे होता है, एक इंफॉर्मेशन कन्वे होती है, द कंपनी इज ए कैश रिच कंपनी, कंपनी इज ए प्रॉफिटेबल कंपनी। तो ये कंसेप्ट क्या आया, इसके लिए मैंने यहां पर थोड़ी सी डिटेल लिखी है आपके लिए, मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप जरूर लर्न करें कि सब 1977 में एक थ्योरी आई डिविडेंड की, उसको बोला गया सिग्नलिंग थ्योरी। ठीक है जी, इसका नाम क्या है, सिग्नलिंग। मींस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना, एक इंफॉर्मेशन पास करना, एक सिग्नल पास करना है कंपनी की, हमारी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये कंसेप्ट 77 में लेके आए थे स्टीफन रोज एंड सोलोमन इजरा। इसको हम सिग्नलिंग थ्योरी बोलते हैं डिविडेंड के अंदर, जो ये कहती है सब इंफॉर्मेशन कंटेंट मैटर्स ए लॉट। आप अपने शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करते हैं कि आप डिविडेंड बांटने जा रहे हो, तो ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स का काम करता है, आपका प्राइस अफेक्ट होता है, रादर बढ़ता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन कंटेंट। ये कंसेप्ट किससे आया, सिग्नलिंग थ्योरी से। किसने दिया, सब इन दो ऑथर का नाम दे रखा है, कब दिया, 1977 में। चलिए जी 25th, यस, ये क्वेश्चन जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था, मैंने वर्ड यूज किया था स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, कि एक कंपनी कहती है सब हम स्टेबल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। व्हाट इट मींस, इट मींस देखें आप, सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड वी पेड एवरी ईयर, नो, अगेन, क्योंकि सेम अमाउंट को तो मैंने अभी ऊपर वर्ड बोला था कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड्स वी पेड रेगुलरली 2-3 टाइम्स इन ए ईयर, नो, डिविडेंड 2-3 टाइम्स पे हो सकता है, बट वो स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप डिविडेंड वंस इन ईयर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। और अगर आप एक साल के अंदर एक की बजाय 2 या 3 बार डिविडेंड बांटते हो, तो उसके लिए आपने पढ़ा होगा, हम वर्ड बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, अंतरिम लाभांश, हिंदी में कहते हैं अंतरिम। इंटरिम मींस कि अगर एक कंपनी के पास बहुत अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं, उसको लग रहा है एट द एंड ऑफ Q1, Q2 और Q3, यानी विद इन 9 months ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, इफ द डायरेक्टर फील्स the company is getting huge profits, so they can distribute that profit into the equity shareholders, उसको नाम दिया गया था इंटरिम। मैंने 3 क्वार्टर क्यों बोला, क्योंकि 4th क्वार्टर खत्म होने के बाद तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, और तब हम एनुअल जनरल मीटिंग कर लेंगे, और उस एजीएम के अंदर जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो तो हमारा वंस इन ईयर होता ही होता है, उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। ठीक है, तो यहां पर स्टेबिलिटी का फिर आंसर क्या रहेगा, देखो आप, थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है, एक्स्ट्रा डिविडेंड वी पेड एवरी ईयर, नो। तो जो इसका आंसर है वो लास्ट है, देखें ध्यान से, क्या, there need not be much variation in the dividend payment over the years, clear। तो इसको मैं आपको दोबारा से शो करता हूं, 4th ऑप्शन पढ़े, there need not be much variation in dividend, उसको क्या बोलते हैं, stability of a dividend। चलिए 26th क्वेश्चन, एक टर्म आती है साहब स्टॉक स्प्लिट, एक अपने वर्ड ऊपर भी डिस्कस किया था। स्टॉक स्प्लिट होता है स्टॉक के टुकड़े करना, शेयर का ब्रेकअप करना। मैंने बोला 10 रुपीज का शेयर है सब, आज के बाद 1 रुपीज का होगा, यानी मेरे पास अगर 100 शेयर है तो आज से मेरे पास 1000 शेयर हो जाएंगे, उसको बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट करना। तो स्टॉक स्प्लिट क्या है, इज इट ए फॉर्म ऑफ डिविडेंड पेमेंट, नो, हमने अभी पढ़ा। इज इट ए बोनस शेयर, नो। क्या ये डिविडेंड इन काइंड है, ऐसा भी नहीं है, काइंड में तो मैंने वर्ड यूज किया था प्रॉपर्टी डिविडेंड। तो जो एक ऑप्शन बचता है वो हमारा राइट आंसर है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। कंपनी अगर अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है, टुकड़े करती है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है ये बेसिकली। फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग और भी काम हो सकते हैं, बट यहां हमारा काम क्या है, स्टॉक को स्प्लिट करना। ओके, वन मोर क्वेश्चन, सेम स्टॉक डिविडेंड। अभी हमने एक वर्ड यूज किया था बोनस शेयर। अनदर नेम ऑफ बोनस शेयर इज कॉल्ड स्टॉक डिविडेंड, व्हेन यू आर पेइंग डिविडेंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, रादर इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। कुछ शेयर्स के बदले आपने एक्स्ट्रा शेयर दे दिए। मान लीजिए कंपनी कहती है हम देंगे बोनस आपको 5:2 के रेशियो में, मींस एनी शेयर होल्डर हैविंग 5 शेयर्स
ये किसके लिए है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए, कि कोई भी हमारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिसके पास 5 शेयर्स है, ही और शी विल गेट 2 शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इसको क्या बोलते हैं? बोनस, या बोलते हैं स्टॉक डिविडेंड। तो स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, यानी स्टॉक डिविडेंड के होने से, बोनस इशू देने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए आप, क्या हमारी ऑथोराइज कैपिटल बढ़ेगी? नो। क्या हमारी पेड अप कैपिटल कम होगी? ऐसा भी नहीं है। फेस वैल्यू हमारे शेयर की कम होगी? नो, नो चेंज इन द फेस वैल्यू। तो आंसर क्या है? डी। डी क्या है? मार्केट प्राइस फॉर शेयर डिक्रीज। ये एक बड़ा हार्ड फैक्ट है, टैक्टिकली भी ये होता है। जैसे ही कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है और वो न्यू स्टॉक मार्केट में आती है, इमीडिएटली उसके प्राइस में कट आ जाता है। रीजन बीइंग, क्योंकि उसकी सेलिंग प्रेशर उसका बढ़ जाता है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से, कौन सा वाला? बोनस देने से उसके प्राइस में कमी आती है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, मार्केट प्राइस फॉर शेयर डिक्रीज। चलिए 28th क्वेश्चन पे आते हैं। यहां कह रहा है सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड इन द लिंटर मॉडल। अगेन वन मोर मॉडल। कल वाले जो मैंने लास्ट आपको क्वेश्चन करवाए थे, मैंने आपको वॉल्टर मॉडल की बात की, मैंने गॉर्डन की बात की, मैंने एमएम की बात की, मैंने आपको रेजिडुअल थ्योरी के बारे में बताया। आज हमने बात की पहले सिग्नल थ्योरी की, जो मैंने कहा था 1977 में सोलोमन इजरा ने दी थी। और एक पॉइंट आता है इसमें, लिंटर मॉडल। अब ये लिंटर मॉडल क्या है? लिंटर मॉडल डिविडेंड पेमेंट का एक मॉडल होता है जो ये कहता है साहब, टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होना चाहिए कि जिससे हमारे जो कंपनी की वेल्थ है वो बढ़ जाए। तो टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशो डिसाइड करने के लिए एक कंसेप्ट इसमें हम यूज करते हैं। लिंटर ने कहा कि आप देखो, जो फ्यूचर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आपका एनपीवी, जिसको हम बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कैश फ्लो पॉजिटिव होगा तभी तो पे करेंगे ना। तो कितना पे कर सकते हैं, उसमें स्टेबिलिटी कैसे आती है। बेसिकली लिंटर का मॉडल का मेन उद्देश्य था स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए लिंटर ने एक फॉर्मूला दिया था, अभी मैं बताऊंगा आपको। यहां क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सी आइटम लिंटर ने कंसीडर नहीं की, नॉट बोला है। तो लिंटर ने कंसीडर किया साहब, डिविडेंड पे आउट रेशो करता है लिंटर कंसीडर, करंट टीपीएस बिल्कुल करेगा, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट भी करेगा, मैं बताऊंगा अभी आपको। जो नहीं करेगा वो ये है ऑप्शन आपका डी। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? डी। डी क्या है? प्रीसीडिंग ईयर ईपीएस, पिछले साल का अर्निंग पर शेयर क्या था, ये मैटर नहीं करता लिंटर मॉडल के लिए। अब लिंटर मॉडल कैलकुलेट कैसे करता है, उसके लिए मैंने यहां पर फॉर्मूला लिखा है, ये देखिए आप। दिस इज द कैलकुलेशन। क्या है कैलकुलेशन? D1। D1 क्या है साहब? आपका करंट डिविडेंड। D0 क्या है? प्रीवियस, पिछले साल का डिविडेंड। डिविडेंड बोल रहा हूं, ईपीएस नहीं। ये रहा ईपीएस, ये कौन सा है? ये करंट ईयर का साहब। ये क्या है? डिविडेंड पे आउट रेशो, डीपी रेशो, माइनस D0 प्रीवियस ईयर का डिविडेंड, इनटू एएफ। एएफ क्या होता है यहां पर, जो ऊपर हमने वर्ड यूज किया था, एडजस्टमेंट, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। तो लिंटर ने एक फॉर्मूला बनाया स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड लाने के लिए। वो कहता है साहब, लास्ट ईयर डिविडेंड कितना बांट रहे थे, अर्निंग इस साल कितनी है, कितना डिविडेंड पे आउट रेशो हम बांटना चाहते हैं, और उसमें एक एडजस्टमेंट कर दी उसने, उसको नाम दिया एएफ, एडजस्टमेंट फैक्टर। तो ये बात थी साहब लिंटर के मॉडल की। आई होप आप समझ गए होंगे लिंटर मॉडल क्या होता है। चलिए 29th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट फॉर डिविडेंड पेमेंट फॉर द ईयर। यानी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, बात आ रही है किसकी? पेमेंट की। आप पे करना चाहते हो, तो कौन सा ऑप्शन इनमें से रेलिवेंट नहीं है? नहीं मतलब पेमेंट करने के लिए क्या नहीं चाहिए। देखो आप, कैश फ्लो बिल्कुल साफ होना चाहिए, कैश फ्लो, कैश नहीं होगा तो डिविडेंड कैसे पे करोगे आप। प्रॉफिट, ऑब्वियसली प्रॉफिट शुड बी देयर। पेड अप कैपिटल बिल्कुल पता होने चाहिए, क्योंकि जो डिविडेंड का परसेंटेज है वो पेड अप कैपिटल के अगेंस्ट ही निकलता है ऐसा, ठीक है। एक कंपनी कहती है
वी हैव पेड 10% डिविडेंड। 10% मींस किसका? पेड अप कैपिटल का। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए रेलिवेंट है। जो रेलिवेंट नहीं है वो क्या है? रिटेन अर्निंग। ये ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं पेमेंट करने की। आप सोच रहे होगे कि सब रिटेन अर्निंग में देखना पड़ता है ना, कितना करेंगे, बिल्कुल देखते हैं, बट यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब हम डिविडेंड को पे करने की बात कर रहे हैं तब हमें कौन सा फैक्टर नहीं चाहिए या कौन सा फैक्टर हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं देख रहे, पर यहाँ क्वेश्चन आ रहा है पेमेंट के टाइम। पेमेंट के टाइम हमारे को पता होना चाहिए कैश का स्टेटस क्या है, प्रॉफिट पोजीशन क्या है और हमारी पेड अप कैपिटल क्या है। क्लियर? चलिए 30th पे आते हैं। देखें आप, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स। फॉल्स मैंने फेक है वो, देखे आप पढ़ के। फर्स्ट क्या कह रहा है, कैपिटल प्रॉफिट्स कैन नेवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। कैपिटल प्रॉफिट को हम कभी भी डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये बात तो नहीं कर सकते, यानी ये तो फॉल्स नहीं हुआ, ये तो ट्रू है। सेकेंड, dividends are paid out of the profit and therefore do not affect the liquidity। ये फॉल्स है भैया। डिविडेंड अगर आप प्रॉफिट में पे करोगे तो लिक्विडिटी तो सफर होगी। यू नीड कैश। कैश पे कर रहे हो तो लिक्विडिटी तो कम हो ही रही है आपकी। थर्ड, एवरी कंपनी शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ द लो डिविडेंड पेमेंट। ऐसा किसी ने नहीं बोला कि कंपनी को हमेशा लो डिविडेंड पे करना चाहिए, तो ये भी फॉल्स है। एंड द फोर्थ ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, वॉल्टर मॉडल सजेस्ट दैट डिविडेंड पेमेंट डज नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस। वॉल्टर ने ये कब बोला? वॉल्टर ने तो कहा था डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट्स द मार्केट प्राइस। तो इसका मतलब अगर हम बात करें, क्वेश्चन कह रहा था विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स। तो फॉल्स अगर हम देखा जाए, फर्स्ट को ड्रॉप कर दें आप, ये तीनों की तीनों आपकी फॉल्स हैं। तो आपके ऑप्शन आपको नीचे मिलेंगे, तो फर्स्ट को मैं छोड़ दूं तो मेरा राइट आंसर होगा बी, क्योंकि बी में आंसर रहता है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर द फॉल्स स्टेटमेंट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए, तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखें आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगेन क्वेश्चन किसका आ रहा है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। देखें आप रीड करके। फर्स्ट, इफेक्टिव डिविडेंड पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू अचीव द गोल ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बिल्कुल ठीक है साहब, ये तो बिल्कुल ट्रू है। अच्छा डिविडेंड अगर आप पे करते हो, यानी आपकी डिविडेंड पॉलिसी की वजह से आपके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में फर्क पड़ता है। ऐसा किसने कहा था? रेलिवेंट मॉडल्स में, जिसने दिए थे वॉल्टर ने और गॉर्डन ने। सेकंड, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर द ऑप्टिमल पे आउट रेशियो फॉर ए ग्रोथ फर्म इज 100%। ये प्योरली फॉल्स है, क्योंकि वॉल्टर ने कहा था कि अगर आपकी फर्म ग्रोइंग फर्म है, ग्रोथ फर्म्स कौन सी होती हैं? When you have R more than K। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है तो आपको डिविडेंड बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। आपका डीपी रेशो क्या होना चाहिए? 0%, यानी 100% मनी शुड बी रिटेन्ड बाय द फर्म। और यहां क्या बोल रहा है? 100%। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। थर्ड ऑप्शन, MM मॉडल एसेट्स that asset नहीं assets आएगा, that the value of firm is not affected whether the firm pays dividend or not। ये बिल्कुल ट्रू है साहब, क्योंकि MM ने यही कहा था कि आप डिविडेंड पे करें या ना करें, फर्म की वैल्यू सेम रहती है। बर्ड इन हैंड व्यू, ये किसने दिया था? डिविडेंड डिसीजन गिवन बाय द मायरॉन गॉर्डन। ये बिल्कुल ट्रू है, यानी कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फॉल्स के नाम पे आपका राइट आंसर जो आएगा, आप दोबारा इनको रीड करेंगे तो आएगा बी, क्योंकि वॉल्टर ने ये कभी नहीं बोला जो ये कह रहा है साहब। ठीक है, चलिए 32 सिंपल क्वेश्चन, डिविडेंड इज नॉट रेलिवेंट इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कंपनी। ये किसने बोला? ऑप्शन आपको अलग अलग ऑथर के नाम दे रखे हैं।
बाय नेम आपको समझ आना चाहिए आपका राइट आंसर क्या होगा, MM। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं साहब 33 देखें आप क्वेश्चन में क्या कहा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द अजम्पशंस ऑफ द MM अप्रोच। जो अभी हम बात कर रहे थे मोदी गिलानी मिलर की, उसने कहा था डिविडेंड इज टोटली इरेलीवेंट, आप पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने बात की थी आर्बिट्रेज प्रोसेस की। तो कहता जब MM अप्रोच हम पढ़ते हैं उसकी कुछ अजम्पशंस थी। यहाँ क्वेश्चन कहता इनमें से कौन सी कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो MM का अजम्पशन नहीं होगा। तो देखें आप, मोदी गिलानी मिलर ने कहा था परफेक्ट होती है कैपिटल मार्केट, बिल्कुल सही है, ये उसकी जम्पशन है। उसने कहा था इक्विवेलेंट रिस्क क्लास, अगर हम दो कंपनी एग्जांपल लेंगे तो दोनों एक ही क्लास में लाई करती है, तभी तो शेयर होल्डर शिफ्ट करेगा, ठीक बात। यूनिटी फॉर डिविडेंड पे आउट, ये नहीं है, ये मोदी गिलानी की जम्पशन नहीं है। लास्ट क्या था, उसने कहा था एब्सेंस ऑफ टैक्स, बिल्कुल ठीक है साहब, टैक्स नहीं होते डिविडेंड पॉलिसी के अंदर। MM ने जो जम्पशन ली थी उसमें पहली जम्पशन ठीक है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, इक्विवेलेंट रिस्क क्लास, एब्सेंस ऑफ टैक्स। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, C, यूनिटी फॉर द डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट रेशो को यूनिटी यानी फिक्स रेशो की कोई जरूरत नहीं है कि हमेशा यही रहेगा। चलिए 34th, ABC लिमिटेड हैज डिक्लेयर्ड 40% डिविडेंड। एक कंपनी है उसने 40% डिविडेंड पे किया। Which one of the following does it mean? 40% डिविडेंड का मतलब मायने क्या है? तो देखें आप, कहता कंपनी हैज डिक्लेयर्ड 40% ऑफ द नेट प्रॉफिट, नो। The company has declared 40% of the profit after tax as dividend, again no answer. Company will provide dividend 40% on the issued, no, issue पे कभी भी नहीं होता। तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा, दिस इज द लास्ट ऑप्शन, दैट इज द डिविडेंड, कंपनी विल प्रोवाइड डिविडेंड 40% ऑन द पेड अप कैपिटल। डिविडेंड की जो पेमेंट होती है वो पेड अप कैपिटल के अगेंस्ट होती है। जो मैंने अभी आपके ऊपर बात की थी, मान लीजिए एक कंपनी का शेयर जिसकी पेड अप वैल्यू 10 रुपीज है और वो 40% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो पर शेयर डिविडेंड कितना होगा, ₹4। गॉट इट? चलिए 35th क्वेश्चन में बहुत एक कॉमन आजकल जो चल रहा है असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। तो इसको करने के लिए ना मैं एक बस सिंपल सी बात आपसे कहूंगा। अब मान लो आपने असर्शन को पढ़ा, उसने जो भी लिखा, ये मत सोचो कि वो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ ही लिखेगा। बात यह है कि उसने जो भी लिखा उसके नीचे जो दिया गया उसका रीजन उसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे इसमें पढ़ते हैं, The important aspect of dividend policy is to determine the amount of earning to be distributed to the shareholder। कहता जी डिविडेंड पॉलिसी का एक ही काम होता है, वो ये देखना कि टोटल अर्निंग में से कितना पैसा आपने शेयर होल्डर को पे करना है, कितना पैसा आपने रिटेन करना है, ठीक है। दूसरी बात, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ फर्म हैज इट्स इफेक्ट ऑन द बोथ क्या, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ऊपर और वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, यानी पहली बात का जवाब दूसरी बात दे रही है। फर्स्ट असर्शन में उसने कहा था कि डिविडेंड पॉलिसी में ये देखते हैं हाउ मच इज टू बी रिटेन्ड बाय द फर्म एंड हाउ मच इज टू पे, और ऐसा करने से क्या देखा जाता है कि हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की नीड फुलफिल हो रही है, प्लस हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है या नहीं हो रही। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए विल बी द राइट आंसर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। क्लियर है? चलिए 36th, Which combination of the following represent the assumptions? आप देखो, ये अभी हमने क्वेश्चन किया था MM अप्रोच की जम्पशन की बात की थी। अब 36 के अलावा मैं एक दो क्वेश्चन और बात करूंगा कि क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपसे कैसे पूछा जाता है। बात हो रही है वॉल्टर के मॉडल की। तो कहता इनमें से
कौन सी जम्पशन वॉल्टर में लागू होती है? तो कहता कंपनी हैज ए वेरी लॉन्ग लाइफ, बिल्कुल ठीक है सा, वॉल्टर ने ऐसा कहा था, अजम्पशन है वॉल्टर की। ऑल द अर्निंग्स आर ईदर री इन्वेस्टेड इंटरनली और द डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, बट नेचुरल है, ये भी उसने कहा था कि या तो कंपनी पैसे को रिटेन कर लेगी री इन्वेस्ट करने के लिए या उसको पे कर देगी। देन एक उसने वर्ड यूज किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि राइट आंसर यहां बनता है हमारा। अच्छा, उसके अलावा एक आता है देयर इज ए नो फ्लोटेशन कॉस्ट, ये ऐसी कोई अजम्पशन वॉल्टर ने नहीं दी थी। बाकी तीनों वॉल्टर की अजम्पशंस हैं, क्या है कि कंपनी की लाइफ लॉन्ग है, परपेचुअल है, लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली है। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, आइदर टू रिटेन और टू पे, एंड के विल रिमेन कांस्टेंट। तो यानी कि इसने पूछा है कौन सी अजम्पशंस थी, तो यानी कि थर्ड को हम छोड़ दें, थर्ड को हम छोड़ दें तो बाकी हमारी सारी अजम्पशन है। तो राइट आंसर विल बी सी, क्योंकि सी में फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है। क्लियर? चलिए, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर। मैंने कहा वॉल्टर को लेके मैं 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूं, अलग अलग तरह से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। Which one of the following assumptions is not included in the James E. Walter model? अब आपको बताना है कौन सी इसमें वॉल्टर की assumption नहीं है। अब यहाँ कोडिंग नहीं है, यहाँ पर सिंपल है कि आपको 4 ही ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक आपको छांटना है। देखें आप, ऑल द फाइनेंसिंग बाय द रिटेन अर्निंग्स ओनली, नो चेंज इन द की वेरिएबल्स, बिल्कुल है सब assumptions। पूछा क्या गया है, कौन सी assumption नहीं है। और अभी जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर आएगा ये। वॉल्टर ने ये नहीं कहा था कि फर्म की लाइफ फिनाइट है, फिक्स्ड है, रादर फर्म की लाइफ तो परपेचुअल है। द कंपनी विल गो ऑन, कंपनी फ्यूचर में भी चलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, सी। और ये भी हमने पढ़ा था, ऑल द अर्निंग्स आर इधर डिस्ट्रीब्यूटेड और री इन्वेस्टेड। चलिए, अजम्पशंस को लेकर एक और लास्ट क्वेश्चन है अजम्पशंस का ही। A view that the dividend policy of firm has a bearing on the share valuation advocated by the Walter, बिल्कुल ठीक है, उसने कहा, कहता on which one of the following assumption, एक assumption आपको बतानी है, यानी इसमें एक ही राइट आंसर होगा। Retained earnings is the only source of funding, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, नहीं हो सकता कि हमेशा कांस्टेंट होता है, और आर भी कांस्टेंट होता है। तो राइट आंसर क्या बचेगा हमारे पास, फर्स्ट, क्या कि वॉल्टर ने कहा था साहब जो भी अर्निंग हम कमाते हैं उसी के 2 हिस्से कर लेते हैं, एक हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक हम रिटेन करते हैं। इट मीन्स द कंपनी इज फुली डिपेंड अपॉन द रिटेन अर्निंग्स, नो एक्सटर्नल फंड्स विल बी यूज्ड। क्लियर? तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ए। चलिए, अगेन वन मोर क्वेश्चन ऑन असर्शन एंड रीजनिंग। ठीक है जी, इसको ध्यान से पढ़ें, जो मैंने अभी आपको टिप दी थी, क्या कि जब भी आप ये पढ़ें, क्या उस रीजन जो दिया गया है रीजनिंग में स्टेटमेंट, वो हमारी असर्शन की स्टेटमेंट को फुलफिल करता है। ये मत एनालाइज करने बैठ जाना कि असर्शन ठीक है या गलत है, ठीक है ना, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चलता उसमें। जैसे एक कंपनी शुड पे मिनिमम डिविडेंड, असर्शन कहती है, यानी एक बंदे का लॉजिक है कि कंपनी को डिविडेंड कम से कम पे करना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक क्या है, कहता लॉजिक ये है साहब, डिविडेंड आर हेवीली टैक्स्ड, डिविडेंड्स आर हेवीली टैक्स रादर देन द कैपिटल गेन। अब होता क्या है, एक शेयर होल्डर को टैक्स देना है, एक तो देता है साहब वो डिविडेंड टैक्स, कि मान लीजिए आपने, कंपनी ने डिविडेंड पे किया, उसने टैक्स पे कर दिया। एक होता है कि कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती, उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन होती रहती है, जब वो शेयर को सेल करता है तो जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। क्लियर? तो ये असर्शन बोलता है कि डिविडेंड कम से कम पे करो, ठीक है। रीजन क्यों है, रीजन क्या बोलता है, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, कहता जी डिविडेंड के ऊपर ज्यादा टैक्स लगता है बजाय कैपिटल गेन के। तो इसका मतलब दोनों बातें ठीक कह रहा है ये तो,
यानी जो इसने दर्शन बोली और उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो राइट आंसर यहां पर क्या रहेगा? ए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट ए करेक्ट मैचिंग? इसमें ना 4 अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, चारों बेसिकली टर्म्स हैं। इस टर्म का मीनिंग क्या होता है, तो आपको ये देखना है कि इनमें से राइट वन कौन सा है। तो फर्स्ट को पढ़ते हैं आप। ए डिक्रीज इन द प्रोपोर्शनल क्लेम ऑन द अर्निंग एंड द एसेट्स ऑफ द शेयर ऑफ ए कॉमन स्टॉक ड्यू टू द इश्यूएंस ऑफ एडिशनल शेयर। जब भी कोई कंपनी एडिशनल शेयर इशू करती है उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, डाइल्यूशन। बिल्कुल ठीक है ये आंसर। इसको बोलते हैं कि आपका शेयर की जो बड़ा सिंपल सी बात है, जो आपकी एसेट है, मान लीजिए आपकी अर्निंग है राइट नाउ, कंपनी की अर्निंग है 10 लाख और ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है मान लीजिए 10 शेयर होल्डर्स के अंदर। पर जब कंपनी ने क्या कर दिया, स्टॉक बढ़ा दिया, 10 लाख रुपीज ही रहेंगे, पर अब हमारे शेयर्स की संख्या डबल होगी, तो क्या हो गया, एडिशनल शेयर इशू करने से उनकी अर्निंग में जो कमी आ गई है उसको बोलते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूट हो गया है, तो इसका राइट आंसर तो हालांकि ए ही है, बट फिर भी आप बाकी ऑप्शन जरूर पढ़ेंगे। सेकेंड वन इज एंटीसिपेटेड एनुअल डिविडेंड बाय द टोटल बुक वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड यील्ड। नहीं, इसको नहीं बोलते। व्हेन ए शेयर होल्डर रिसीव लेसर नंबर ऑफ न्यू शेयर इन एक्सचेंज ऑफ द गिवन नंबर, उसको बोलते हैं स्प्लिट। बिल्कुल नहीं साहब, इसमें तो शेयर बढ़ते हैं स्प्लिट होने से। तो एंड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इशूइंग सिक्योरिटी सच एज अंडरराइटिंग, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है उसको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, उसमें नाम है अंडरराइटिंग, लीगल एक्सपेंसेस, लिस्टिंग एंड प्रिंटिंग। और उसका मतलब कभी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अब आप सोचेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो हमने पढ़ा हुआ है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है कब, जब शेयर होल्डर पे करता है। यानी अगर कोई कंपनी शेयर इशू के खर्चे कर रही है ना, उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर कोई शेयर होल्डर के पार्ट पे खर्चा हो रहा है शेयर इशू करने का यानी रिसीव करने का, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो राइट आंसर ऑफ द 40th क्वेश्चन विल बी ए, दैट इज डाइल्यूशन। ठीक है, सो ये मैंने आपको अगेन क्वेश्चंस की सीक्वेंस बताई है, सीरीज बताई है आपको, और कोशिश रही मेरी कि मैंने डिविडेंड के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करने की। और अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, अब तक अगर शेयर नहीं किया सब्सक्राइब करें अगर नहीं कर रखा, और जितना ज़्यादा हो सके उसको आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, सो दैट ये हम नॉलेज जो लॉकडाउन पीरियड के दौरान दे रहे हैं वो सभी तक पास कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। थैंक यू वेरी मच।